दोस्तों आज है 15 अगस्त, अपने जीवन का, अपने देश का सबसे बेहतरीन दिन। और आज ही के दिन अपना महान देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई वीरों और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दी है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक महान वीर, फौजी और सैनिक की बात करेंगे जिनके लिए कहा जाता है कि उनके शहीद होने के बाद आज भी उनकी आत्मा भारतीय सीमा की रक्षा करती है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि एक सोल्जर जीता भी अपने देश के लिए और मरता भी अपने देश के लिए। आज की ये भूतिया कहानी सुनकर आपका दिमाग स्तब्ध रह जाएगा और आप हैरत अंगेज में पड़ जाएंगे। ये कहानी है दिनेश की, जो भारतीय सेना में एक फौजी था, जिसे सन 1976 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कोलकाता के गढ़ के जंगलों में एक मिशन पर भेजा गया था। इस मिशन का मकसद था कि बांग्लादेश के विभाजन के बाद कोलकाता के गढ़ में के जंगलों में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना और वहां पर मौजूद आतंकवादियों को खत्म करना। इस मिशन में दिनेश के साथ पूरी बटालियन भी थी, जिन्हें इस जंगल के अंदर मौजूद सारे आतंकियों को खत्म करके जंगल के दूसरे छोर पर बने बेस कैंप तक पहुंचना था। कई दिनों तक चले इस संघर्ष और इस मिशन के अंदर दिनेश के सभी साथियों ने धीरे धीरे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया, पर दिनेश जैसे तैसे बेस कैंप तक पहुंचने में सफल हुए। बेस कैंप पर पहुंचने पर दिनेश को पता चला कि इस बेस कैंप को यहां से हटाया जा रहा है और उस बेस कैंप से लगभग सभी लोग और सैनिक वहां से जा चुके थे। उस बेस कैंप पर पहुंचने पर दिनेश की मुलाकात विनय से होती है। विनय वहां पर तैनात एक फौजी था। विनय ने दिनेश को बेस कैंप के शिफ्टिंग के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि अगली सुबह जवानों की कुछ गाड़ियां बचा कुचा सामान लेने के लिए इस बेस कैंप पर आएगी। उन गाड़ियों के साथ दिनेश दूसरे बेस कैंप पर जा पाएगा, लेकिन उसे आज की रात यहीं गुजारनी होगी। दिनेश को विनय का नेचर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि विनय बहुत ज्यादा मजाकिया और खुशनुमा आदमी था। दोनों ने उस रात साथ मिलकर खाना बनाया और उनकी बातों का सिलसिला शाम से जारी था। रात को खाना खाने के बाद दिनेश और विनय अपने परिवार और इधर उधर की बातें करने लगे। बातों का यह सिलसिला भूत प्रेतों और आत्माओं जैसे विषय पर जा टिका। जब भूत प्रेतों और आत्माओं का विषय शुरू हुआ तो विनय कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। जब दिनेश ने विनय से अजीब सा महसूस करने का कारण पूछा तो विनय ने अपने साथ बीती हुई एक अजीब और गरीब आप बीती सुनाना शुरू किया। विनय ने दिनेश को बताया कि वो बचपन से ही अपने गांव के ठाकुर परिवार की एक लड़की सुधा को पसंद किया करता था और जवान होने पर जब दोनों ने एक दूसरे से शादी करने की इच्छा अपने परिवार वालों को बताई तो जातीय भेदभाव के कारण उन दोनों के परिवार वालों ने इस शादी के लिए इनकार कर दिया। तो उन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला लिया और भागकर शादी कर ली, लेकिन उसके बाद कभी वो अपने गांव वापस नहीं जा सके। इसलिए उन दोनों ने गांव से दूर जंगल के पास एक सुनसान जगह पर एक प्यारा सा घर बनाया। वहीं पर ये दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। सुधा के परिवार वालों के डर की वजह से उन्होंने इस सुनसान जंगल के पास अपना घर बनाया, क्योंकि सुधा के परिवार वाले इस शादी से नाखुश होकर दोनों को जान से मारने के लिए उतारू थे। विनय अपने परिवार को खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी देने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाती है और उसका सिलेक्शन भारतीय सेना में हो जाता है। विनय की नौकरी की शुरुआत उसके ट्रेनिंग से होती है और उसे बिहार से पंजाब ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ता है। विनय जाने से पहले सुधा को कहा जाता है कि वो अपने परिवार वालों से सचेत रहे। फिर वो विनय बिहार से पंजाब ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। ट्रेनिंग के कुछ 2 महीने बाद ही विनय को सुधा की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि विनय को एक बेटा हुआ है। यह बात सुनकर विनय बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सुधा को चिट्ठी लिखता है, जिसमें बताता है कि वो जल्द ही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके सुधा के पास लौटेगा। ये चिट्ठी मिलने के बाद सुधा का कोई रिप्लाई नहीं आता है। उसके बाद सुधा की एक भी चिट्ठी विनय को नहीं मिलती है। विनय ने सुधा को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आया, एक भी जवाब सुधा का वापस लौट कर नहीं आया। विनय को डर लगने लग गया था कि कहीं सुधा के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। विनय का अब एक एक पल निकालना भारी पड़ रहा था। कई समय निकलने के बाद विनय की ट्रेनिंग पूरी होती है और विनय फटाफट छुट्टी लेके सुधा के पास लौटता है। पूरे रास्ते विनय सोचता रहा कि आखिर सुधा को क्या हुआ है, वो ठीक तो होगी, क्यों वो उसकी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रही है। जब डरा हुआ विनय दबे पांव अपने घर जाता है तो देखता है कि सुधा और उसका बच्चा उसके आंगन में खेल रहे होते हैं। यह देख के विनय के सांस में सांस आती है। लेकिन विनय जब से घर लौटा है, सुधा का व्यवहार देखकर वो बहुत ही परेशान था। विनय ने सुधा को कभी खाना खाते हुए नहीं देखा था। कई बार सुधा रात को अचानक से उठकर नाचने लगती है, अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। पहले रोज सुधा मंदिर पूजा पाठ करने जाया करती थी, घर पे भी पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन जब से विनय ट्रेनिंग से लौटा है विनय ने कभी सुधा को पूजा पाठ करते हुए या मंदिर जाते हुए नहीं देखा था। सारी बातें विनय को बहुत ज्यादा अचंभित कर रही थी कि तभी अचानक विनय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि विनय के पांव तले जमीन खिसक गई। एक दिन विनय
अपने मकान के पीछे एक दीवार बनाने के लिए खड्डा खोद रहा होता है। तभी वहाँ पर सुधा की साड़ी का एक कपड़ा मिलता है। जब उस साड़ी को देखकर विनय उस खड्डे को और ज़्यादा गहरा खोदता है तो वहाँ पर विनय को 2 कंकाल और एक मंगलसूत्र मिलता है। ये वही मंगलसूत्र था जिसको सुधा को शादी के समय विनय ने पहनाया था, और ये कंकाल में एक कंकाल एक महिला का था और एक नवजात शिशु का था। ये सभी देखकर विनय समझ चुका था कि वो इतने दिन से अपने बच्चे और अपनी पत्नी की आत्माओं के साथ रह रहा था। ये सारी बातें बताते हुए विनय ने दिनेश को कहा कि अब रात बहुत हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। तो दिनेश और विनय ने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा और बेस कैंप में बने अलग अलग रूम में सोने चले गए। सुबह जब जवानों की गाड़ियों की आवाज से दिनेश की नींद जागती है तो वह बेस कैंप का बचा कुचा सामान लेकर सूबेदार के पास पहुंचता है। इस रात की विनय की बातें सुनकर अभी तक डरा हुआ था और सहमा हुआ था, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा वाकया कभी नहीं सुना था। सारी बातें दिनेश के दिमाग में चल ही रही होती है कि वो सूबेदार के ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाने पर उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है, जिस तस्वीर के अंदर एक व्यक्ति का चेहरा हूबहू विनय के चेहरे से मिलता है। दिनेश को जब यह पता चलता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं विनय है तो उसके पांव के तले जमीन खिसक जाती है। तभी ऑफिस में सूबेदार आ जाता है और सूबेदार दिनेश को पूछता है कि तुम इस तस्वीर को इतना गौर से और अचंभित होकर क्यों देख रहे हो। तो दिनेश उस सूबेदार से पूछता है कि इस तस्वीर के अंदर यह व्यक्ति कौन है। तो उस सूबेदार ने बताया कि ये विनय है और इस बेस कैंप का पिछले वाला सूबेदार है जिसकी आतंकी हमलों में मौत हो चुकी है। यह सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचने लगता है कि पिछली रात जो व्यक्ति मुझे भूतों की कहानी सुना रहा था वो स्वयं एक भूत था। जब दिनेश ने उस सूबेदार को अपने ऊपर आखिरी रात में बीती हुई आग बीती और विनय और उन दोनों के बीच की बातचीत के बारे में बताया तो सूबेदार ने कहा कि तुमने जिस व्यक्ति से बात की वो विनय की आत्मा है और आज भी ये आत्मा एक महान फौजी की तरह देश की सीमा की सुरक्षा करती है। सूबेदार ने यह भी बताया कि विनय की ये आत्मा आज भी अपनी फौजी यूनिफॉर्म में कई फौजियों से मिल चुकी है और कई फौजियों को ये आत्मा दिख चुकी है और कई फौजियों को ये अपनी स्टोरी सुना चुकी है। दोस्तों, ये है एक शहीद फौजी विनय की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी हॉरर लगी या फिर इंस्पायरिंग, अपनी फीलिंग्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने देश के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो या फिर विनय की कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो, रोमांचित लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।